सेकंड पॉइंट है इसी क्वेश्चन का कि आपको एडिशनल कैपिटल और दे रखी है और पर्सनल यूज के लिए यानी कि ड्राइंग का है 40,000। अब हमें निकालना है कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट बताइए कितना हुआ। तो देखिए हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल होता है। लेकिन साल के दौरान अगर कुछ ये चीजें भी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल में से लेस कर देते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और ऐड कर देते हैं क्या, ड्राइंग, ठीक है, ऐड कर देते हैं ड्राइंग, और ये माइनस ओपनिंग ऐसी के ऐसी रहेगी, ठीक है। देख क्यों करते हैं, देखिए ओपनिंग कैपिटल से जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन हमने करी थी तब हमने देखा होगा कि ओपनिंग कैपिटल में से लेस कर देते थे ड्राइंग अगर उसने साल के दौरान कुछ आहरण किया है तो, और ऐड कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल से चल रहे हैं यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने में जो चीज प्लस होती थी यहाँ पे उसका उल्टा कर देंगे माइनस, इसलिए एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया और ड्राइंग को हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी निकल के आई थी, 13 लाख की, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख की, माइनस में एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, 1,25,000, ड्राइंग कितना किया 40,000, माइनस में ओपनिंग कैपिटल 7,50,000, ठीक है। तो ये अब हमारा आ गया, जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,65,000। तो 4,65,000 का हमें इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। तो ये थे आपके कुछ एक पॉइंट्स इक्वेशंस के बेस पर, ठीक है, फॉर्मूला के द्वारा जब क्वेश्चंस निकालने होते हैं तब के पॉइंट्स थे। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया मिलेगा 13 क्वेश्चन, उसमें क्या है कि उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। उसने कुछ एक ट्रांजैक्शन के एग्जांपल दिए हैं, ट्रांजैक्शन दी है, आपको उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल बताने हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो कराती हूँ। 13 में वो क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन वन एसेट्स, आपको एक इस तरह का ट्रांजैक्शन बताना है जिससे इंक्रीज इन वन एसेट्स, कि एक एसेट्स तो इंक्रीज होती हो और डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, यानी कि कोई ऐसा लेन देन बताना है आपको जिससे एक लेन देन में तो बढ़ोतरी होती, एक एसेट्स में बढ़ोतरी होती हो और उसी लेन देन से दूसरी एसेट्स में क्या होती हो, कमी होती हो, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो अभी तक आपने इतने अकाउंटिंग इक्वेशंस करी हैं तो दिमाग लगाइए ऐसा कौन सा लेन देन था जिससे एसेट्स ही थी, यानी कि दोनों लेन देन हमारे इसी साइड में आए हैं, एसेट साइड में, ना कि लायबिलिटीज में, इसी साइड में आए हैं, लेकिन एक चीज से वो एसेट्स में प्लस हुआ है और एसेट्स की एक चीज में वो माइनस हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसा कौन सा लेन देन होगा, अगर हम बात करें तो आप ऐसा कुछ भी लेन देन लिख सकते हो, जैसे परचेज, कैश परचेज, कैश परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग नगद में खरीदी, ठीक है, या फिर मशीनरी, मशीनरी खरीदी। तो कोई चीज खरीदी तब हमें पता है इक्वेशन में हम क्या लिखते थे, बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हुई है तो हम बिल्डिंग में ऐड कर देते थे, और नगद खरीदी हमारे पास से पैसे कम हुए हैं तो कैश से हम क्या कर देते थे, माइनस। तो देखिए हुआ ना, इंक्रीज इन वन एसेट्स, एक एसेट्स इंक्रीज हुई है और दूसरी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो आपको ऐसे ही बताने हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कि ऐसा लेन देन बताना है जिससे इंक्रीज इन एसेट्स हो और इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो, इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो, यानी कि एसेट्स भी बढ़ी हो और लायबिलिटीज भी बढ़ी हो, ठीक है। ऐसा कौन सा लेन देन होगा, मान लीजिए हमने मशीनरी खरीदी है तो एसेट्स बढ़ गई, लेकिन ये मशीनरी हमने उधार में खरीदी है, तो उधार में खरीदी है तो हमारे पास क्या आ गए, क्रेडिटर्स आ गए लायबिलिटीज के नीचे, तो हमारे क्रेडिटर्स भी
लायबिलिटीज भी बढ़ गई और इधर मशीनरी खरीदने से मशीनरी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, कि कोई ऐसा लेन देन बताइए जिससे एसेट्स भी बढ़ी है और ओनर की कैपिटल भी बढ़ी है, यानी कि स्वामी की पूंजी भी बढ़ी है। ठीक है, तो इससे देखिए ऐसा कौन सा लेन देन होगा। मान लीजिए उसने एडिशनल कैपिटल लगा दी, एडिशनल कैपिटल लगा दी स्वामी ने, तो एडिशनल कैपिटल लगा दी तो बिजनेस के पास क्या आ गया, पैसा और आ गया। स्वामी ने एक्स्ट्रा पूंजी और लगाई है, यानी कि बिजनेस में पैसा और लगाया, तो जितना पैसा था उसमें और पैसा इंक्लूड हो गया, और इधर जितनी कैपिटल स्वामी ने लगा रखी थी उसमें और कैपिटल ऐड हो गई, तो हो गया ना दोनों साइड। ठीक है, तो ऐसे ही आपके कुछ एक दो एग्जाम्पल हो रहा है, आपको ऐसे ही करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट डेबिट या क्रेडिट करने के नियम। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अभी हम पीछे भी पढ़ गए हैं ना कि हर एक चीज को या तो हम डेबिट में लिखेंगे, जैसे एक अकाउंट बताया था मैंने, इस साइड को डेबिट बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं। जो एक चैप्टर कराया था पीछे मैंने, उसमें बताया था कि कोई भी अकाउंट है वो इस तरह से बनता है, उसके इस साइड को डेबिट बोलते हैं और इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो किसी चीज को किसको हम डेबिट में लिखेंगे और किसको क्रेडिट में, इसके क्या रूल्स हैं, तो अब हमारा वो एक टॉपिक है। तो डेबिट या क्रेडिट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा अमेरिकन सिस्टम, फर्स्ट है हमारा अमेरिकन पद्धति, कि या तो हम कौन से पद्धति को अपनाते हैं, हम अमेरिकन पद्धति को अपनाते हैं, या सेकंड है हमारा अंग्रेजी पद्धति। हम कौन सी पद्धति से अपने लेन देनों का रिकॉर्ड रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेबिट या क्रेडिट करने का रूल। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे हमारी अमेरिकन पद्धति। अंग्रेजी पद्धति को हम दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही ये है, पूरा चैप्टर ही हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का है, और आगे की पूरी अकाउंट इसी से करनी है। ठीक है, ये तो सिर्फ इसी चैप्टर में बस इसका कुछ एक छोटा सा पॉइंट है क्लियर करने के लिए कि अमेरिकन पद्धति क्या होती है, ताकि हमें उसके बारे में पता हो। अदरवाइज हमारी पूरी अकाउंट हमें इसी मेथड से पढ़नी है। तो देखिए अमेरिकन पद्धति में क्या होते हैं, अमेरिकन पद्धति में सबसे पहले हम बांटते हैं अपने खातों को। हम पढ़ के आए थे ना सेकंड चैप्टर में कि खाते, ठीक है, तो पहले खातों के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको डेबिट करे और किसको क्रेडिट करे। ठीक है, तो अमेरिकन पद्धति में 5 तरह के खाते होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के खाते होते हैं। फर्स्ट है हमारा एसेट्स अकाउंट, संपत्ति खाता। सेकंड है हमारा लायबिलिटीज, दायित्व खाता। थर्ड है हमारा पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिवेन्यू, और या तो रिवेन्यू भी बोल देते हैं, इनकम भी बोल देते हैं। ठीक है, लाभ व आय खाता। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉस और एक्सपेंसेस खाता। ठीक है, हानि और खर्चा। तो जितने भी लेन देन हमारे होते हैं ना, आप देखना जितने भी लेन देन होंगे ना वो इन सब में कहीं ना कहीं आएंगे। हर एक लेन देन की कैटेगरी इसी में से होगी।
मशीन का लेना देना, मशीन संपत्ति है। किसी व्यक्ति से उधार सामान खरीदा, लायबिलिटीज हो गई, उधार में सामान। स्वामी ने पूंजी लगाई, एडिशनल पूंजी लगाई, जो भी है वो इसमें आ जाएगा। हमने क्या किया, रेंट दिया, कमीशन दिया, वो हमारा खर्चा। किसी वस्तु को बेचने से हमें हानि हो गई, 60,000 की वस्तु 50,000 रुपए बेचनी पड़ेगी, वो इसमें आएंगे। हमें रेंट मिला, कमीशन मिला, हमारी आय हो गई। एक 5,000 की वस्तु हमने 7,000 में बेची, हमें लाभ हो गया। तो हर एक लेन देन, कितने भी लेन देन हो, वो इन पांचों में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, मेनली। तो जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं, ठीक है, हम बता सकते हैं ना कि हाँ ये मोहन व्यक्तिवाचक है। ठीक है, बाकी मीठा है, खट्टा है, ये क्या हो गया, भाववाचक। ठीक है, ज्यादा मेरे को कुछ पता नहीं हिंदी का कि संज्ञा वंज्ञा का, लेकिन हमें पता है कि हमें हर एक चीज को बता सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा में आएगा, ये कौन सी संज्ञा में। उसी तरह हर एक लेन देन को हम बता सकते हैं कि कौन सी में आएगा, ये लेन देन किस खाते में आएगा। ठीक है, तो ये 5 मेन है। अब इन पांचों का मैं आपको आगे का बताती हूँ कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, हम पढ़ के आए कि कितने तरह के अकाउंट होंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे कहाँ लिखेंगे। तो वही आपको क्लियर कर रही हूँ। जैसे एक था हमारा एसेट्स अकाउंट, तो एसेट्स अकाउंट में देखिए, अगर हमारी एसेट्स में वृद्धि होगी, हमारी एसेट्स बढ़ रही है, तो हम इधर लिखेंगे, और अगर एसेट्स में कमी हो रही है तो हम इस साइड क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, एक बिजनेस ने, एक संस्था ने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो देखिए उसके पास फर्नीचर बढ़े हैं ना दुकान में। ठीक है, हो सकता पहले एक भी ना हो, या पहले 5,000 रुपए के फर्नीचर थे और अब 5 के और खरीद लिए, तो उसके बढ़े हैं, तो उसकी फर्नीचर वाली संपत्ति क्या हुई है, बड़ी है, तो हम इधर दिखा देंगे। अगर ये हो कि उसने 2,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो उसकी कमी हो गई, फर्नीचर कम हो गए। ठीक है, तो संपत्ति में कमी हो गई, तो इधर लिख देंगे। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में देखिए, अगर दायित्व में वृद्धि होती है, जैसे हमने किसी से, यानी कि संस्था ने किसी से, राम से 2,000 रुपए का लोन लिया, तो उसका दायित्व बढ़ गया संस्था का, क्योंकि अब उसको वो 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। दायित्व में कमी होती है, जैसे हमने किसी से 2,000 रुपए ले रखे थे और वो चुका दिए, तो अब हमारे दायित्व कम हो गए, हमें 2,000 रुपए अब नहीं देने पड़ेंगे, हम चुका दे चुके हैं, तो इसलिए इधर लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट, पूंजी में वृद्धि होगी तो इस साइड, वृद्धि होगी तो यानी कि जैसे स्वामी ने साल के दौरान कुछ और पूंजी लगा दी, ठीक है, तो पूंजी में वृद्धि होगी तो हम इस साइड लिख देंगे। पूंजी में कमी होती है तो हो सकता है वो पैसे निकाल ले, ड्रॉइंग कर ले, ठीक है, आहरण कर ले, या पूंजी वापस निकाल ले अपनी, तो जिन लेन देनों से पूंजी में कमी होगी उसको इधर लिख देंगे। रिवेन्यू और इनकम अकाउंट में क्या करेंगे, अगर हमारे लाभ व आय में वृद्धि होती है, हमें लाभ होते हैं या हमारी आय बढ़ती है तो इस साइड, और इनमें कमी होती है तो इस साइड। लॉस और एक्सपेंसेस में देखिए, अगर हानि और व्यय में कमी आती है तो इस साइड, और हानि व्यय में बढ़ते हैं तो इस साइड लिख देंगे। आप 4-5 बार इसको लिख के याद करोगे तो सिंपली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपली याद हो जाएगा कि किसको डेबिट में लिखना है और कब किसको क्रेडिट में लिखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 14 क्वेश्चन है हमारा, उसने क्या कहा है कि निम्नलिखित खातों में से आपको नीचे कुछ आइटम दे रखे हैं, आपको बताना है कि हम उसको किस साइड में लिखेंगे और वो किस नेचर का है। जैसे उसने बताया, अच्छा, जो आइटम्स वो नीचे बता रहे हैं उसमें हर एक में आपको ये मान के चलना है कि उन हर एक आइटम्स में वृद्धि हुई है, यानी कि वो हर एक आइटम क्या हुआ है, बढ़ा है। तो फर्स्ट है कैश, कैश में वृद्धि हुई है, तो कैश में वृद्धि हुई है, कैश हमारी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो कैश में वृद्धि हुई है तो एक तो ये हमारी एसेट्स है, यानी कि नेचर क्या है, किस प्रकृति का है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एसेट्स है। उसके बाद ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए थे ना एसेट्स अकाउंट में,
अगर संपत्ति में वृद्धि होती है तो हम डेबिट में दिखाएंगे और कमी होती है तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक जो भी आइटम हुआ है वो वृद्धि के ही है, इसने पहले से ही बता रखा। तो संपत्ति में वृद्धि होती है तो डेबिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसका मशीनरी। मशीनरी में वृद्धि, ठीक है, मशीनरी भी हमारी क्या है, एसेट्स है, तो उसको भी डेबिट में दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा डेटर्स, देनदार। डेटर्स भी हमारे बड़े हैं तो डेटर्स भी हमारी क्या संपत्ति, तो वो भी क्या होंगे, डेबिट में। ठीक है, डेबिट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। नेक्स्ट है हमारे लेनदार, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में अगर वृद्धि होती है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय के स्वामी का खाता। ठीक है, कैपिटल। ठीक है, स्वामी का खाता इनकी कैपिटल अकाउंट। व्यवसाय के स्वामी का खाता इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये क्या है, कैपिटल, इनकी पूंजी से रिलेटेड लेन देन है, पूंजी खाता अलग से होता है हमारा। तो जब व्यवसाय के स्वामी के पूंजी खाते में वृद्धि होती है तो हमारा किस में आता है, क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट किराया प्राप्त किया, रेंट रिसीव। ठीक है, रेंट, ये हमारी रेंट क्या है, हमारी इनकम है। तो जब इनकम हमें प्राप्त होती है, ठीक है, ये हमारी इनकम है। जब हमें इनकम मिलती है, बढ़ती है, तो अभी हम पढ़ के आए थे ना इनकम अकाउंट में, अगर बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी, तो ये हमारा क्या, पेड हमने दी है, तो ये हमारा खर्चा है। और जब खर्चे बढ़ते हैं तो हमारे क्या आ जाएंगे, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव यानी कि हमें मिला है तो हमें क्या हुआ है, इनकम हुई है। और जब हमें इनकम होती है तो हमारे किस में आता है, क्रेडिट में। तो आपको यही बस ऐसे ही पॉइंट्स क्लियर करने हैं, जब एक दो क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको 15 16 करके देखना, सिंपल है। 15 में भी ऐसे ही बताना है और 16 में अभी तक आप करके आए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उस इक्वेशन का और इनका दोनों इकट्ठा पूछ लिया कि भाई इस लेन देन से आपको क्या लग रहा है, इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 17। ठीक है, 17 एग्जाम्पल कराते हैं आपको। एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, उसमें उसने क्या कहा है, वो हमसे कह रहा है कि फर्नीचर का टी प्रारूप बनाइए, यानी कि अकाउंट बनाइए, फर्नीचर का अकाउंट जो कि टी प्रारूप में बनता है, हम पढ़ के आए हैं। तो उसके लिए ये साइड डेबिट और ये क्रेडिट, इधर अमाउंट आ जाएगा और इधर रिकॉर्ड डिक्रीज इन फर्नीचर, यानी कि एसेट्स अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर फर्नीचर में कमी होगी तो इस साइड लिखेंगे और वृद्धि होगी तो इस साइड लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स। तो अब देखते हैं, फर्स्ट लेन देन उसने किया है कि 20,000 रुपए का फर्नीचर क्रय किया है। ठीक है, फर्नीचर खरीदा है यानी कि एसेट्स बढ़ गई, तो बढ़ गई तो इंक्रीज हो गई तो इधर आएगा। ठीक है, तो टू फर्नीचर खरीदा, नगद में ही खरीदा होगा तो टू कैश। देखिए डेबिट साइड में हम जो भी लिखेंगे, अब फर्नीचर खरीदा है तो हम यहाँ पे यूं नहीं लिखेंगे फर्नीचर परचेज, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखते हैं, फर्नीचर खरीदा यानी कि नगद खरीदा उसने फर्नीचर। तो फर्नीचर का तो ये अकाउंट ही है, तो फर्नीचर के अकाउंट में हम नीचे फर्नीचर का शब्द का यूज नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस फर्नीचर को खरीदने के साथ में दूसरा, क्योंकि हमें पता है ना कि एक लेन देन जो भी होगा उससे उसका दो जगह लेखा किया जाएगा, दो जगह उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तो उसने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा है तो उसने खरीदने के लिए क्या दिए होंगे, पैसे। तो ये तो हमारा फर्नीचर का अकाउंट है, हमें पता है यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो फर्नीचर से रिलेटेड चीज लिखेंगे। तो इस फर्नीचर खरीदने के लिए हमें दूसरा क्या करना पड़ा है,
दूसरा लेन देन किस चीज से रिलेटेड हुआ है, हम नीचे उस चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्नीचर खरीदा है और नगद में खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा है तो आएगा इस साइड क्योंकि एसेट्स हमारी बड़ी है, और नगद खरीदा है तो टू कैश क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो फर्नीचर में कैश में हमने नगद खरीदा है कितने का, 20,000 का। नेक्स्ट हमारा है 5,000 कॉस्ट का फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, इधर आएगा, लेकिन बेचा है तो हमारे पास क्या हो गया, 5,000 रुपए का फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, तो हमारे पास पैसे आए होंगे, तो बाय कैश हमारे पास पैसे आए होंगे। यहाँ पे पैसे खर्च करे थे हमने, यहाँ पर पैसे आए हैं, लेकिन हमारा मेन तो अकाउंट बना रहे हैं फर्नीचर का। फर्नीचर की वैल्यू तो कम हुई है ना, कितने से, 5,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8,000 रुपए का फर्नीचर पुनः खरीद लिया, फिर से उसने फर्नीचर खरीद लिया 8,000 का, तो इनकी फर्नीचर बढ़ गया फिर से कितने से, 8,000 से। तो ये खरीदने के लिए हमने पैसे तो दिए होंगे ना, तो टू कैश, तो हमने नगद खरीदा है। नेक्स्ट है 2,500 का पुराना फर्नीचर बेकार हो गया। ठीक है, फर्नीचर बेकार हो गया तो अब फर्नीचर की वैल्यू और कम हो गई। फर्नीचर मान लीजिए हमारा 2,000 का था, उसमें से हमारा 25 होगा तो खराब, सॉरी 2 का था 25 का तो खराब था, 5,000 का था 2,500 का फर्नीचर खराब हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्नीचर अब सिर्फ 2.5 का ही बच गया, तो हमारा फर्नीचर खराब हो गया, तो बाय फर्नीचर डिस्कार्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्नीचर डिस्कार्ड ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे खराब होने से ना तो हमें पैसे मिले ना हमारे पैसे खर्च हुए, वो चीज खराब हुई है तो खराब वाली जगह पे डाल दी हमने। कितने की खराब हुई है, 2,500 की। उसके बाद है फर्नीचर की कीमत 2,000 रुपए कम हो गई, यानी कि जो चीज हम मान के चले थे कि ये 5,000 में बिक जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू कम हो गई फर्नीचर की। तो इस साइड अगर किसी वस्तु की, किसी संपत्ति की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब उसके क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास। डेप्रिसिएशन को बोलते हैं ह्रास, की वैल्यू कम हो गई। कितने से कम हो गई उसकी वैल्यू, 2,000 रुपए से। ठीक है, तो ये हमारे लेन देन थे, हमने अपना अकाउंट बना दिया। ठीक है, तो इधर का टोटल हमारा आ गया 9500 टोटल, और इधर का टोटल आ गया 28,000। ठीक है, 28,000 और 9500। लेकिन हमें पता है, आपको एक बात याद रख के चलनी है कि अकाउंट में एंड में हमारे दोनों साइड का जोड़ इक्वल होना चाहिए। तो ये 28 है, ये कम है, तो कितना कम है, हम 28,000 में से 9500 लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 18,500। अगर हम इधर 18,500 लिख देंगे तो हमारा बैलेंस दोनों साइड इक्वल आ जाएगा 28,000 का। ठीक है, सिंपल। तो देखिए ये 9500 था, ये 28,000, ये कम है, कितना कम है, वो हमने 28 में से ये लेस कर दिया, ये 18,500 से कम है, तो इधर हमने 18,500 और लिख दिए बैलेंस के नाम से, और फिर जोड़ इक्वल। तो हमें ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट है आपका, देखिए ऐसा ही है, नेक्स्ट भी आपको सिर्फ पॉइंट क्लियर करा देती हूँ मैं, सिंपली कर लोगे। जैसे नेक्स्ट में आपको है, संजय से 40,000 रुपए का उधार माल खरीदा। यहाँ पे आपको बनाना है एक संजय का खाता। ठीक है, संजय का खाता बनाना है, और संजय कौन है, संजय है हमारा लेनदार, लेनदार है, यानी कि ये क्या है, हमारी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज अकाउंट हम जो पढ़ के आए थे कि भाई लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो किधर लिखेंगे, कमी होती है तो किधर लिखेंगे, वो ही रूल हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हमें देखना है संजय, संजय के साथ क्या हुआ है कि संजय से 40,000 का उधार माल खरीदा। ठीक है, 40,000 का उधार माल खरीदा, हमारे दायित्व थे जो बढ़ गए, कितने से, 40,000 से। ठीक है,
तो ये हमने क्या किया है, परचेज किया है, उधार खरीदा, पैसे का लेन देन तो हुआ ही नहीं, तो कैश तो लिख नहीं सकते, इसलिए परचेज लिखेंगे हम कि परचेज किया है कितने से, 40,000 से, क्योंकि दायित्व है, दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, संजय को 25,000 रुपए दिए, यानी कि हमने संजय को दे दिए, हमारा दायित्व थोड़ा सा कम हो गया, कितने से, 25,000 से, ये पैसे दिए हैं तो हमारा क्या कम हो गया, हमारे पास कैश, 25,000 हमारा पैसा कम हो गया। नेक्स्ट है, संजय से दोबारा 16,000 का उधार माल खरीदा, हमने संजय से फिर उधार खरीद लिया, फिर भी पैसे नहीं दिए, ठीक है, हमने फिर परचेज किया, कितना, 16,000, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी आइटम लिखेंगे उसके आगे टू लिखना होता है और इसके आगे बाय लिखना होता है। तो हमने परचेज किया संजय से फिर 16,000 का, तो हमारे दायित्व फिर बढ़ गए। नेक्स्ट है हमारा, संजय को 2,000 का माल वापिस कर दिया, हमने जो सामान 16 का मंगाया उसमें से हमने कहा कि 2,000 का हमें पसंद नहीं आया, हम वापिस कर रहे हैं, तो हमें 2,000 रुपये हमें नहीं देने पड़ेंगे, तो हमारे दायित्व 2,000 से कम हो गया, अब हमें 16 के में से 2,000 नहीं देने पड़ेंगे, तो ये कम हो गए हमारे 2,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू गुड्स रिटर्न, क्योंकि हमने ये माल ही वापिस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, संजय को 20,000 रुपए दिए, हमने संजय को भाई 20,000 रुपए दे दिए, जितना उधार सामान था उसमें 20,000 रुपए दे दिए, तो हमने पैसे दिए तो हमारा पैसा कम हो गया, तो कैश। अब हम देखते हैं हमारा टोटल, यहाँ का टोटल है 47,000 और यहाँ का टोटल आया हमारा 56,000, ठीक है। डिफरेंस ये ज्यादा है तो इधर लिख देंगे बैलेंस, कितने से, 9,000 से, और एंड में हमारा अकाउंट का बैलेंस बराबर आ जाएगा 56,000, ठीक है, 56,000। तो ये था आपका, हमने एसेट्स अकाउंट भी बना के देख लिया और हमने अब क्रेडिटर अकाउंट भी बना के देख लिया।